हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वावेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलता है कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में। आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही किसी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन परचेज आपको करना है। आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो बात करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो से हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन देखने वाले हैं। मतलब कि जो चैप्टर हमने अभी पढ़ा है उस चैप्टर का पूरा रिवीजन हम एक ही वीडियो के अंदर करने वाले हैं। यहां पर हम किस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, तो चैप्टर होगा आपके कक्षा 10वीं के भूगोल का चैप्टर नंबर 3, जिसको आप जल संसाधन के रूप में जानते हैं ना। यहां पर हम पानी के जो अलग अलग रूप हैं जहां से हम पानी को प्राप्त कर सकते हैं, और खास तौर पर हम पानी के उन संसाधनों के बारे में बात करेंगे जिसका उपयोग हम पीने के लिए करते हैं या अपने दैनिक उपयोग के लिए करते हैं। तो उन संसाधनों के बारे में हम जानने वाले हैं। तो जल संसाधन का हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन यहां पर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे यहां पर कि जैसे ही परिचय आता है तो एक तबाही वाली फोटो आप यहां पर देख पा रहे हैं। इसमें कई सारे घर है ना, कई सारे घर आपको टूटे फूटे देखने को मिलेंगे। अब ये घर क्या है, तो ये क्या खुशी की निशानी है? नहीं, ये किसी के घर में पानी भर गया है, किसी को थोड़ा सा नुकसान हो गया है, किसी को थोड़ी सी बर्बादी जैसी हो गई है। थोड़ी सी क्या कहते हैं, बर्बादी थोड़ी थोड़ी होती है। वो बेचारा परेशान हो गया है। तो पानी के दो रूप देखने को मिले हैं। एक रूप तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि बर्बादी जैसा करने वाला है। दूसरा एक रूप है कि ऐसा कहते हैं ना कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, पानी धरती की अमूल्य चीज है। तो बिना पानी के जीवन संभव नहीं होता है। तो हम उस तरीके से भी पानी को देखने वाले हैं, जल को देखने वाले हैं जब जीवन संभव नहीं है। और जब पानी की बहुतायत हो जाती है, जल अधिक मात्रा में आपके पास आ जाता है या बहुत तेजी से नदियां चढ़ जाती हैं, तो आप देखेंगे यहां पर क्या हो जा रहा है, ऐसी बाढ़ जैसी स्थिति कुछ बन जाती है। तो परिचय में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और पिंकी का जिक्र यहां पर आ जाता है ना। पिंकी कौन, तो पिंकी के बारे में, ये पिंकी है ना। तो ये कह रहा है कि पिंकी, तो पिंकी कौन देखेंगे, अगली स्लाइड पर पिंकी देखेंगे। अभी तो आप इसको देख लो क्या है कि पिंकी, क्या तुमने टीवी पर आसाम में आई बाढ़ के बारे में, है ना, बाढ़ के बारे में दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी है? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई है, रास्ते में जो कुछ आया सब कुछ यहां पर बर्बाद कर दिया। बाढ़ का मतलब क्या है कि जब नदी अनियंत्रित होकर बहती है, मतलब उसमें जल का स्तर इतना ज्यादा हो जाता है, पानी की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो जिस रास्ते से बह रही है वो अपना रास्ता कई बार छोड़ती है या रास्ता कई बार बड़ा कर लेती है। तो फिर उसके रास्ते में जो आता है सबको तबाह करते हुए चला जाता है, तो उसको बाढ़ कहा जाता है। तो ये बाढ़ के बारे में पिंकी से पूछा गया है, तो पिंकी ने चिंटू को कह दिया। तो इसके पहले हमारे पास चिंटू था, अब पिंकी आ गई है। तो अब पिंकी चिंटू को जवाब दे रही है, यही है पिंकी अपने, है ना। तो चिंटू क्या जवाब दे रही है कि चिंटू, मैंने देखा, क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन दे भी सकता है और जीवन ले भी सकता है। हम पानी के बिना क्या करेंगे, मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीजों के लिए काफी जल की आवश्यकता होती है। क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है? कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा, है ना, कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई बिजली से चलता है। अब मैं समझ सकती हूं कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, पोखरों और मरुद्यानों के आसपास क्यों बसता था। तो आप देखें, कोई भी जो सभ्यता है ना, जब भी हम सभ्यता के बारे में बात करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई सभ्यता होगी, तो वो सभ्यता कहाँ होगी, हमेशा नदी के आसपास होगी। जैसे मान लीजिए कि ये नदी कहीं जा रही है ना, ये ऐसे कुछ जा रही है नदी। अब ये नदी जा रही है, तो यहां इसके आसपास ही क्या होगा कि आपको यहां पर इसके आसपास ही सभ्यताएं देखने को मिलेंगी। क्यों देखने को मिलेंगी, इसका कारण क्या है, तो इसके आसपास ये इस कारण से देखने को मिलेंगी कि आप समझेंगे यहां पर कि जल क्या है। अब जो जल की बात हम कर रहे हैं, तो जल आपको जीवन देता भी है ना। जल क्या है, जल से आपका जीवन चलता है। कैसे चलता है, क्योंकि जल से ही आप, पानी से ही अपनी प्यास बुझा पाते हैं, मतलब पीने के लिए, घरेलू काम के लिए और कई सारे दूसरे काम जैसे कि सिंचाई के लिए, जैसे कि और अन्य कामों के लिए जल की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई चमड़े का कारखाना लगा दिया, कोई आपने धुलाई का कारखाना लगा दिया, कपड़े धोना है, तो इन सब के लिए आपको पानी की आवश्यकता होगी। तो इसी कारण से आप देखेंगे कि जो पुरानी सभ्यताएं थी या पहले का जो मानव है, तो वो क्या होता था कि इस जल के आसपास आकर ही बसता था। यहाँ कहीं उसने अपनी बस्ती बना ली, यहाँ कहीं उसकी पूरी बस्ती बस जाती है, ऐसे कुछ इस तरीके से नदी के किनारे। क्या होगा कि अब यहाँ पर उन्हें अपने घर तैयार कर लिए कई सारे, तो उनके लिए ये आसानी हो जाएगी
जाएगी बहुत अच्छे तरीके से कि वो क्या करेंगे, यहाँ पर पीने के पानी की उपलब्धता हो गई सबसे पहली चीज। दूसरी चीज कि उनके जानवर जब यहाँ रह रहे हैं तो उनके जानवरों को पीने के पानी की उपलब्धता हो जाएगी। फिर कुछ नहाना धोना है, गेहूं धोना है, कपड़े धोना है या कोई और चीजें करनी है तो क्या होंगी, वो यहाँ पर आसानी से हो पाएंगी। ये आप पे क्या हो जाते हैं, यहाँ पर ये घर तैयार हो जाते हैं। क्या बन जाते हैं, यहाँ पर ये घर बन जाते हैं, यहाँ पर ये घर बन जाते हैं। इन घरों में लोग रह रहे हैं, इनका उपयोग क्या कर पा रहे हैं आप, इनका ही उपयोग आप इस तरीके से कर पाते हैं कि भाई यहाँ पर लोग रह रहे हैं। और फिर ये लोग, ऐसी कई सारी कॉलोनियां यहाँ भी हैं, आगे भी हैं। अब इनके लिए क्या आवश्यक चीजें हैं, एक तो पीने के पानी तो यहाँ पर नदी पर मिल जाएगा। दूसरा ये पानी ले जाकर घर में खाना बनाना। तीसरा अगर यहाँ पर कोई खेत वेत है इनके आसपास, मान लीजिए कि इन्होंने कोई एक फील्ड तैयार कर लिया, यहाँ पर खेत है एक, तो इस खेत में क्या है, फसल लगी हुई है, तो उसके लिए सिंचाई के लिए भी पानी कहाँ से आ जाएगा, तो सिंचाई के लिए पानी यहाँ से आ जाएगा, ये सिंचाई के पानी की व्यवस्था हो जाएगी। तो पानी की आवश्यकता बहुत होती थी। इस कारण से आप देखेंगे कि जो पुरानी सभ्यताएं हैं वहां पर मानव या मानव की जो सभ्यताएं हैं वो जल क्षेत्र के आसपास, नदियों के आसपास या अन्य दूसरी जगहों या अन्य दूसरी चीजों के जल स्रोतों के आसपास ही वो स्थापित हो पाई हैं। अब आप देखें यहां पर कि हम जल के कई सारे स्रोतों के बारे में बात करेंगे। जल जो है पृथ्वी पर काफी मात्रा में है। आप देखें कि वो लगभग 3/4 भाग पर आपको जल देखने को मिलेगा। तो सवाल उठता है, क्या ये 3/4 जल जो है, 3/4 पानी या वाटर जो उपलब्ध है, क्या उन सभी का उपयोग हम कर सकते हैं अपने जीवन में? क्या वो सभी जगह का पानी हम पी सकते हैं? सभी जगह के पानी से खेत की सिंचाई कर सकते हैं? सभी जगह के पानी से हम नहा सकते हैं? या सभी जगह के पानी का हम अपने दैनिक और जो औद्योगिक उपयोग है उनमें कर सकते हैं क्या? तो जवाब आता है ना। मतलब कि आप सभी जगह के पानी का उपयोग नहीं कर पाएंगे। आपको सामान्य तौर पर फ्रेश वाटर, ताजा पानी ही चाहिए जिसको आप पी सकते हैं, नहा सकते हैं। उसी का उपयोग आप अन्य घरेलू चीजों में कर पाएंगे। क्या समुद्र के पानी को पिया जा सकता है? तो फिर जवाब आएगा ना। क्यों नहीं पिया जा सकता? क्योंकि उसमें लवणता बहुत ज्यादा होती है, वो खारा बहुत होता है, वो प्यास बुझाने का काम नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जब वो आपके पेट की प्यास नहीं बुझा पाएगा तो वो पेड़ों के काम का भी उतना नहीं रहेगा। मतलब खेती में भी वो सिंचाई के काम का नहीं होगा। जल संसाधनों के विभिन्न स्रोत आप यहां पर देख पा रहे होंगे, तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या स्रोत यहां पर हमें समझ में आ रहे हैं। तो ये तो समुद्र है जहां पर आप देखेंगे पानी का सबसे बड़ा या जल का सबसे बड़ा स्रोत है। यहां पर जल की मात्रा सर्वाधिक है, लेकिन ये जल हमारे कोई काम का खास होता नहीं है। फिर आप देखें यहां पर ये नदियां निकल रही हैं, तो ये नदियां हमारे काम की हैं, क्योंकि ये नदी का उपयोग हम सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए और अन्य दूसरे कामों के लिए उद्योगों के अंदर कर पाते हैं। उनमें कई जगह आपको ऐसे डैम देखने को मिलेंगे, जो तालाब होंगे वो देखने को मिलेंगे। तो ये तालाब भी हमारे लिए उपयोगी होते हैं। फिर आप देख पाएंगे यहां पर कि बारिश की बूंदें कुछ आप देख पा रहे होंगे, वेपर के फॉर्म में भी जल रहता है, जो बूंदों के रूप में बरसता है वो ताजे पानी का शुद्धतम रूप होता है। ये भी हमारे काम की चीज होती है। अब वाटर स्टोरेज इन आइस एंड स्नो, मतलब कि आप यहां पर देख पाएंगे कि बर्फ के रूप में जल, ये भी शुद्ध जल या ताजे जल का एक स्रोत होता है। जब बर्फ पिघलती है तो हमारे पास पानी पर्याप्त मात्रा में हो जाता है। इसी कारण से आप देखते हैं कि जो नदियां हिमालय या ग्लेशियर के आसपास से निकलती हैं उनमें पानी साल भर रहता है, क्योंकि गर्मी में बर्फ पिघलती है और पानी आता रहता है और वहां पर ताजे पानी की उपलब्धता बनी रहती है। अगर मानवों के द्वारा उस नदी के जल को प्रदूषित ना किया जाए तो पूरे साल वो ताजा और अच्छा पानी लेकर एक जगह से दूसरी जगह बढ़ती रहेगी। तो ये जल के स्रोतों के बारे में हमने बात करी कि भाई कहां कहां पर जल की उपलब्धता है। दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं कि टोटी हमको कस देनी है। कैसी कस देनी है कि ताजा पानी यहां पर जो आप बहा रहे हैं नल के माध्यम से, जो जल आप बर्बाद करते हैं वो कैसा होता है, ताजा पानी होता है, फ्रेश वाटर होता है। उस ताजा पानी या फ्रेश वाटर की बर्बादी आपको रोकनी है, ताकि क्या हो सके, जब आप बर्बादी रोक पाएंगे तो अगली आने वाली पीढ़ी के लिए भी स्वच्छ और निर्मल जल उपलब्ध रहेगा, जिसका उपयोग वो कर पाएंगे। अगर आप सारे संसाधनों को चौपट कर कर चले गए तो अगली आने वाली पीढ़ी आपको कोसेगी और बोलेगी कि हमारे पूर्वजों ने हमारे साथ क्या किया। तो हम और आप, मैं और आप सभी लोग, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी आज से ये कोशिश करेंगे, मतलब मैं तो करता ही हूं, ऐसा नहीं है, आप ये कोशिश करेंगे कि पानी को, जल को बर्बाद नहीं करेंगे, फालतू में नहीं आप जमीन पर फेंक कर फालतू नहीं करेंगे। कारण क्या है कि आप इतने जमीन से गहरा पानी निकालते हैं, फिर उसको पीने के लिए उपयोग करते हैं। गिलास में भरा, 2 घूंट पीना है, 2 घूंट पिया और 1 गिलास फेंक दिया। फालतू में नल चलता हुआ नहीं जाने देंगे।
पानी की बर्बादी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें यहां से समझ में आया कि जल एक अमूल्य चीज है। जल की उपलब्धता तो बहुत है, लेकिन सभी प्रकार के जल को हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो क्या सभी लोग जल की बर्बादी रोकेंगे? अगर सभी लोग रोक रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो आप कमेंट में जरूर बोलेंगे कि भैया हम पानी को बर्बाद नहीं करेंगे, स्वच्छ पानी को बचाकर चलेंगे, ताकि हम और हमारी पीढ़ियां, हम और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए हम क्या कर पाए, भविष्य के लिए जल संसाधन बचाकर रख सकें, वो लोग भी जल का उपयोग कर सकें। समझ में आई ना बात? चलिए आगे चलते हैं। अब देखें आप यहां पर कि हम एक परिचय लेते हैं यहां पर, कि इस परिचय में आप देखें यहां पर कि हम जल की उपलब्धता के बारे में बात करेंगे। तो हमको जैसे कि पता है कि पृथ्वी पर 3/4 भाग पर आप पानी या जल को देख पाएंगे। इसमें आप देखें कि जल अगर ये पूरा 3/4 है, तो हमने पूरा 100% मान लिया। तो जल जितना उपलब्ध है आपके पास 3/4, उसमें से 96.5% तो समुद्र का पानी है, जो कि खारा होता है, आपके ज्यादा काम का नहीं होता है, ये हमारे काम का नहीं है। उसमें से फिर दूसरा 0.9% अलग से स्लाइन वाटर आ गया, तो 0.9 को हम 1% ही मान लेते, तो ये कितना हो गया, 97.5% के आसपास हो गया। इतना कैसा वाटर हो गया जिसका आप ज्यादा उपयोग नहीं कर पाते, आपके काम का ज्यादा नहीं होता है। अब हमारे काम का जो पानी है, जिसको आप फ्रेश वाटर कहते हैं, उसका परसेंटेज कितना है, 2.5% आप देख पाए। अब इस 2.5% को अगर हम ओपन करेंगे, 2.5% में भी सोर्स क्या क्या है, तो इस 2.5% में ग्लेशियर और आइस कैप से आपको मिलता है 68.7% ताजा पानी मिलता है, जिसका उपयोग आप पीने में करते हैं। ग्लेशियर और आइस कैप का पानी हमको कैसे मिलता है, तो हमें नदियों के रूप में मिलता है। जब गर्मी आती है तो बर्फ पिघलती है और नदियों में पानी आता है। इसके अलावा 30.1% पानी आपको मिलता है ग्राउंड वाटर के रूप में। अब ग्राउंड वाटर क्या है, जमीन से कुआं खोदकर या बोरिंग करके ट्यूबवेल लगाकर हम पानी जो निकालते हैं, वैसा पानी 30.1% मिलता है। सरफेस पर कितना पानी रहता है, तो सरफेस पर पानी रहता है 1.2% के आसपास। अब 1.2% के आसपास ये पानी रहता है, तो आप कह रहे हैं कि सर ग्लेशियर पर तो बहुत पानी, तो सारा आप पे काम में नहीं है। 2 पोल हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, पूरे जमे हुए हैं, आप उपयोग नहीं कर पाएंगे। आपको बहुत कम पानी उपयोग करने को मिलता है ग्लेशियर का, जिसको आप सरफेस वाटर भी कहते हैं। नदियों के रूप में आप इसका उपयोग कर पाते हैं 1.2%। अब अगर हम इस फ्रेश वाटर को जाते हैं कि सरफेस पर जो पानी है उपस्थित है सतह पर, उसमें से भी अगर देखें तो ग्राउंड आइस और ग्राउंड आइस पर बात करें तो लगभग 70%, 69% के आसपास आपको ग्राउंड आइस देखने को मिलेगी। झीलों पर आपको लगभग 21% के आसपास। इसके अलावा फिर आप ये वायुमंडल में 3%, सॉइल मॉइस्चर 3.8% है ना, ये सब रिवर्स के अंदर 4.9%, लिविंग थिंग्स के अंदर 0.26%। तो ऐसा वाटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो आपको समझ में आया कि हम जो पानी उपयोग करते हैं वो फ्रेश वाटर है, टोटल पानी का 0.25%। इसमें से भी हम ज्यादातर जिसका उपयोग कर पाते हैं वो या तो सरफेस वाटर है या फिर ग्राउंड वाटर है। मतलब कि हमारे पास 31-32% पानी होता है। ग्राउंड वाटर में 30.1% पानी होता है, तो आप सबका उपयोग नहीं कर पाते हैं। अब हमारे पास सरफेस पर 1.2% पानी है, जिसमें से हम झीलों का या एटमॉस्फेयर में सिर्फ ना के बराबर पानी आपको देखने को मिलता है। और अब आप समझ पाए होंगे कुल पानी में से जो ताजे पानी की कीमत है या ताजे पानी की वैल्यू है वो बहुत कम है। इस कारण से हम जल बचाने की बात कर रहे थे। समझ में आई बात? चलिए अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पर संसाधन के बारे में देखा, हमने ये भी समझा कि जल क्या है, कैसा है और हम कितना जल हमें मिल पाता है। अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे जल दुर्लभता, जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। दूसरा टॉपिक हमारा आएगा बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। यहां पर हम मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट के ऊपर बात करेंगे। फिर बात आएगी हमारी वर्षा जल संग्रहण के बारे में। ये बातें हम खास तौर पर इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। अब जो हम बात करेंगे तो हमारा पहला टॉपिक यहां पर आ जाता है कि जल दुर्लभता, जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता है ना। यहां पर जल के बारे में हम बात करें तो यहां पर आपके साथ हैं 3 टॉपिक हैं जल के, जिसमें हमें दुर्लभता पर बात करनी है, जल के संरक्षण पर बात करनी है और जल के प्रबंधन पर बात करनी है कि कैसे आप जल को या वाटर मैनेजमेंट कैसे करेंगे। दुर्लभता का मतलब होता है कमी से, अर्थात जब किसी वस्तु की मांग ज्यादा हो जाती है और उसकी सप्लाई कम हो जाती है। मतलब हम किसी चीज को मांग ज्यादा रहे हैं लेकिन वो बाजार में कम आ रही है, इसका मतलब क्या है, वो धीरे धीरे दुर्लभ हो जाएगी। तो वो वस्तु क्या हो जाती है, उसको दुर्लभ कहा जाता है। तो ऐसे ही जल जो है वो बहुत कम उपलब्ध है, ताजा जल, इसी कारण से उसको दुर्लभ कहा गया है।
हम जिस जल की बात कर रहे हैं वो ऑल ओवर वाटर की बात नहीं कर रहे हैं कि पृथ्वी पर सब उपलब्ध है। हम बात कर रहे हैं ताजे पानी की, जिसका उपयोग हम पीने में कर पाते हैं, हम नहाने में कर पाते हैं, घर में हमारा खाना भी उसी ताजे पानी से बन पाता है। तो ऐसा वाटर जो है वो पृथ्वी के ऊपर कम है, इसी कारण से उसको दुर्लभ कहा गया है। और अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो धीरे धीरे सारा जल प्रदूषित हो जाएगा, हमारे काम का नहीं होगा। फिर इसी में एक टॉपिक है, इसको संरक्षण, मतलब कि आपके जल के प्रयोग को घटाना, मतलब कि आप अगर जल बर्बाद करते हैं तो वो आपको नहीं करना है। जैसे कि आपने देखा हुआ कई सारी फैक्ट्रियों में पानी बहुत बर्बाद, पाइप चला दिया तो जा रहा है, अपन नहाने के लिए सटक चालू कर लेते हैं और नहा रहे हैं, पता चला 20 बाल्टी बराबर पानी चला गया। तो ऐसा अगर आप ये इस तरीके का जो प्रयोग कर रहे हैं आप, ये आपने कहा कि हमने दुरुपयोग तो किया नहीं, हम तो नहा रहे थे, लेकिन ऐसे पानी को आप कम करेंगे ताकि क्या होगा कि आप भाई 20 बाल्टी की जगह 2 बाल्टी से नहाएंगे तो ये जल का संरक्षण हो जाएगा। जल का प्रबंधन कैसे करेंगे, तो वाटर पॉलिसीज जो है जल नीति और नियमों के तहत योजना बनाकर विकास, वितरण और जल संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करके, है ना, या जल संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग करना ही क्या है, जल का प्रबंधन करना कहलाता है। जल दुर्लभता की हम बात करेंगे। दुर्लभता मतलब कठिन हो जाना, मतलब कि इसकी कमी हो जाना। कमी मतलब किसकी, जो ताजा पानी है उसकी कमी के बारे में बात कर रहा है। ताजे पानी का उपयोग हम कहाँ करते हैं, पीने के लिए करते हैं। तो आपको ये चित्र देखना चाहिए, चित्र है राजस्थान का, जहां पर ये महिलाएं आपको घड़ा लेकर मिलेंगी कि बहुत दूर दूर से लोग क्या कर रही हैं, पानी लेकर आ रही हैं, जिससे इनके घर का खाना बन पाता है, प्यास बुझ पाती है। तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई ये पानी, यहां पर आप दुर्लभता का कॉन्सेप्ट जान सकते हैं। इनसे पानी की कीमत पूछेंगे तो ये बता देंगे, आपसे पूछेंगे तो आप नहीं बता पाएंगे। राजस्थान के लोग पानी की कीमत आपसे ज्यादा अच्छे समझते हैं, क्योंकि वहां पर इतनी आसानी से कई जगहों पर पानी उपलब्ध नहीं होता, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है पानी के लिए। कई सारे लोगों की जिंदगी पूरा, आजकल तो व्यवस्थाएं हो गई हैं, पहले तक आप देखें तो उनका दिन होता था कि पानी भरने जाना और रात होती थी कि पानी भरते भरते कई सारे लोगों की जिंदगी निकल गई। इवन ऐसे इलाकों में भी जहां पर हम बात करेंगे कि जहां पर पानी पर्याप्त उपलब्ध है, फिर भी पीने के पानी या संसाधनों के लिए उनको बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। जल के विशाल भंडार हैं और इसके नवीकरण गुणों के होते हुए यह सोचना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्या जल की कमी भी हो सकती है। जैसे ही हम इसकी कमी की बात करते हैं तो हमारी जिक्र में राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके जरूर हमारे ध्यान में आते हैं, जैसे हमने यहां पर बात करी। साथ ही साथ आपको जल की कमी उन क्षेत्रों में देखने को मिलेगी जहां पर वर्षा कम हुई है और जो सूखाग्रस्त हैं वो लोग इन क्षेत्रों को या इस कमी को बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हैं। जल की दुर्लभता के कॉन्सेप्ट को वो लोग बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, जान पाते हैं। वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार भिन्नता होती है। अब समय और स्थान के अनुसार भिन्नता की बात की जा रही है, मतलब क्या है कि जो वर्षा का वितरण है ना, वर्षा का जो वितरण है वो सब जगह एक जैसा नहीं है। अब वर्षा का वितरण मतलब क्या है, रेन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो जिसकी हम बात करें वो सब जगह एक सा नहीं है। जैसे आपने सुना होगा मानसिमराम और चेरापूंजी के बारे में, मानसिमराम और चेरापूंजी के यहां पर वर्षा अधिक होती है, और आपने सुना होगा बीकानेर जैसलमेर के बारे में, या हम बात करें राजस्थान के बारे में, तो यहां पर आपको क्या है, जल कम देखने को मिलेगा, जबकि दोनों भारत का हिस्सा हैं। मानसिमराम में मानसिमराम चेरापूंजी दुनिया के सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों में से हैं, और राजस्थान के जैसलमेर, बीकानेर, ये वाले इलाके ऐसे हैं जहां पर वर्षा कम होती है। तो अब आप देखेंगे दोनों भारत के हिस्से हैं, दोनों भारत के हिस्से होने के बाद भी यहां पर वर्षा का वितरण समान नहीं है। तो समझ में आई बात कि वर्षा क्या है कि इनकी प्रकृति और मौसम। अब वर्षा जो है वो साल भर नहीं होगी कि साल भर बारिश होती रहे, तो साल भर बारिश भी नहीं होती है, और साल भर बारिश ना होने के साथ साथ स्थान के आधार पर, मौसम के आधार पर वर्षा की प्रकृति बदलती रहती है। तो वर्षा का वितरण सब जगह समान नहीं है, कहीं ज्यादा, कहीं कम, कहीं मध्यम, कहीं बिल्कुल नहीं। अधिकतया जल की कमी, इसके अति शोषण, अधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल की असमान वितरण के कारण होती है। अगर हम बात करें कि आप ज्यादातर जल की कमी कैसे होती है, दुर्लभता कैसे है, तो अति शोषण, जबरदस्ती बर्बाद कर रहे हैं पानी। अत्यधिक प्रयोग करना कि भाई उसका जल का इतना प्रयोग कर रहे हैं जबरदस्ती में, बोले कपड़ा 6 बार धोएंगे तब तक उजरा न निकले, उजरा समझते हैं ना, उजरा के एकदम साफ ना निकल आए तब तक हम करते रहें। और समाज के विभिन्न वर्गों में जल संसाधनों के असमान वितरण, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, इस कारण से भी जल की दुर्लभता होती है।
क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद वहां जल की दुर्लभता हो? हाँ, बिल्कुल संभव है और इससे कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। कई सारे उदाहरण, जैसे आप चेन्नई का उदाहरण देख सकते हैं। चेन्नई में बगल में समुद्र है, जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी वहां पर आप देखेंगे जल की दुर्लभता है, क्योंकि वहां पर ताजा पानी नहीं मिल पा रहा है, पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है और घरेलू कार्य के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, तो उसको जल दुर्लभता कहेंगे। ये जल दुर्लभता के प्रमुख कारणों में एक कारण है बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप बढ़ती जल की मांग। जनसंख्या बढ़ेगी, मान लीजिए अभी आप 2 लोग हैं तो आपको मान लीजिए कि पर डे 200-500 लीटर पानी लगता है, 200-300 लीटर पानी लगता है, लेकिन आप 3 हो गए तो फिर 100 लीटर और बढ़ गया। बच्चा बड़ा हुआ तो वो भी 200 लेने लगा तो अब 600 लीटर हो गया। फिर एक और बच्चा हो गया तो फिर और आपने क्या कर दिया कि 200 लगने लगा। तो अभी पहले यहाँ 400 लीटर पानी आपको और आपकी पत्नी को या आपको और आपके हस्बैंड को लगता था, आपके 2 बच्चे हो जाने के बाद 800 लगने लगा। अब मान लीजिए कि दोनों लड़के हैं तो 2 बहुएं आएंगी, या लड़की है तो एक जाएगी और एक आएगी, उनके भी बच्चे होंगे। तो जल आप अगर ये आप हम 2 हमारे 2 के कॉन्सेप्ट पर रहते हैं तो ठीक है। मान लीजिए कि हम 2 थे और हमारे 4-5 हो गए, तो फिर क्या हुआ, इससे पहले के जमाने में था कि हर घर में 4-4, 5-5 भाई तो हुआ करते थे। जनसंख्या इससे बढ़ रही है, इससे जल की मांग भी बढ़ेगी। साथ ही साथ जल का असमान वितरण, जो हमने अभी बात करी पिछली स्लाइड के अंदर कि जल की उपलब्धता सब जगह एक सी नहीं है, ये बात तो आप भी मानते होंगे या आप भी समझते होंगे। आप अपने दिमाग पर जोर देंगे तो आपको पता चलेगा कि कहां पर जल उपलब्ध है, कहां पर नहीं है। आप लोग एक काम करेंगे या नहीं करेंगे, आप ये जरूर बताएं। काम तो करना ही है, करेंगे कि नहीं करेंगे, काम करेंगे। क्या करेंगे काम में, तो आप ये देखेंगे कि आपके आसपास कौन कौन लोग पानी भरने के लिए जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि समाज में एक ही गांव में रह रहे हैं तो कुछ लोगों के पास पानी आसानी से उपलब्ध है, कुछ लोगों को चलकर 1 किलोमीटर तक जाने पड़ रहा है। हमारा कुआं पास में है और हम अपने कुएं से किसी को पानी नहीं लेने दे रहे हैं, मतलब संसाधन पर हमारा कब्जा है, और बाकी के लोगों को 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, तो उनके लिए जल दुर्लभ है। वो ऐसा नहीं करेंगे 2 किलोमीटर से पानी भरकर लाएं और बाल्टी घर में आके लुढ़का दें या उसको डोल दें, ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे, वो लाएंगे तो पानी को सहेज कर रखेंगे, फालतू में बर्बाद नहीं करेंगे। और आप क्या करेंगे, बर्बाद कर सकते हैं। तो जल के असमान वितरण, अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण। अतिशोषण मतलब क्या है, यहां पर सिंचाई करवानी पड़ी ज्यादा, तब जाकर हम अनाज का उत्पादन करवा पाए, तो यहां पर इस सिंचाई को इन्होंने क्या कहा, अतिशोषण कह दिया। शुष्क कृषि एक कॉन्सेप्ट आता है, जहां पर सूखा कृषि जिसको आप कहते हैं, तो इसमें आप देखें तकनीकी और सूखा प्रतिरोधी फसलों का विकास करना है। तो ये शुष्क कृषि या तकनीकी और सूखा प्रतिरोधी फसलों का विकास उन इलाकों में ज्यादा हुआ है जहां वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है, जो सूखाग्रस्त रहते हैं। ऐसे इलाके कौन से हैं, राजस्थान के आसपास के इलाके, राजस्थान के इलाके आप ऐसे तौर पर देख सकते हैं। आपने टेलीविजन पर विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं हैं और नलकूप हैं, जिनसे सिंचाई करके वो उत्पादन बढ़ा रहे हैं, मतलब जमीन का पानी, ग्राउंड वाटर के पानी का उपयोग कर रहे हैं। ग्राउंड वाटर कितना है, तो हमने शुरुआत में देखा था कि 2.5% फ्रेश वाटर है और इस 2.5% का 30.1% आपको क्या देखने को मिल रहा था, ग्राउंड वाटर देखने को मिल रहा था। और उस ग्राउंड वाटर का अतिशोषण लोग कौन करने लगे हैं, तो किसानों ने उत्पादन बढ़ाना, भाई खाने के लिए पेट लगा है तो खाने के लिए भी चाहिए, तो ये उत्पादन हमको बढ़ाना पड़ेगा, और उत्पादन बढ़ाना है तो इसके लिए फिर हमें सिंचाई करनी पड़ेगी। तो आपने ये बात देखी होगी। इससे क्या होता है कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इसके परिणाम ये हो सकते हैं कि भौम जल स्तर, ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो गिर सकता है। मतलब पहले ये कुआं यहां तक भरा रहता था, अब आज देख पा रहे हैं कि ये सूख गया है। ये क्या है कि आपने जमीन के पानी का अतिशोषण कर डाला। इस कारण से लोगों के लिए जल की उपलब्धता में इससे कमी हो सकती है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो इससे जल की उपलब्धता में कमी होगी। जब जल ज्यादा उपलब्ध नहीं होगा तो भोजन सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। तो ये बात समझ में आई ना कि भोजन सुरक्षा का मतलब क्या है, जो कि सिंचाई होगी तभी तो भोजन उत्पन्न हो पाएगा, उस भोजन को हम बना पाएंगे। अगर पानी की उपलब्धता कम हो जाएगी तो हम फिर जल का, या जल जब नहीं होगा तो हम कैसे कृषि कर पाएंगे, खेती कैसे कर पाएंगे, और जब हम खेती नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे लिए भोजन कैसे मिलेगा। इसी कारण से कहा गया है कि भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, फूड सेफ्टी पर भी यहां पर खतरा आ जाएगा। अब देखो, अब बात करेंगे कि स्वतंत्रता के बाद भारत में औद्योगिकीकरण और शहरीकरण का विकास बहुत तेजी से होता है। औद्योगिकीकरण क्या कहलाएगा, शहरीकरण क्या है, तो दोनों आपस में जुड़े हुए शब्द हैं। अगर किसी जगह पर आप औद्योगिकीकरण स्टार्ट करते हैं तो उसका शहरीकरण धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। अगर शहर पहले से बसा है, वहां पर बेसिक संसाधन उपलब्ध है, बेसिक आधारभूत आवश्यकताएं हैं, तो उसके आसपास उद्योग भी लगना स्टार्ट हो जाते हैं।
चूंकि विकास की गति का पहिया तेज करना है तो आपको औद्योगिकीकरण करना होगा। तो आजादी के बाद औद्योगिकीकरण होने लगा, औद्योगिकीकरण होने लगा तो शहरीकरण होने लगा, जिससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी पड़ेगा, जैसे कि जल संसाधन पर दबाव पड़ेगा। अब औद्योगिकीकरण और शहरीकरण में क्या हुआ कि बहुत सारी है ना, क्या हो गई, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हर जगह आ गई। इनने अपनी कई सारी जगह ब्रांच खोल दी, जगह जगह अपनी ऑफिस लगा दिया। भारत में भी और विदेशों के अंदर तो थी, तब तो इनको बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा गया है। उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण क्या हुआ, अलवणीय जल, जिसको आप फ्रेश वाटर कहते हैं, उससे संसाधनों पर दबाव पड़ा। किसके, फ्रेश वाटर के संसाधनों पर दबाव पड़ा। फ्रेश वाटर कितना है तो आपको पता है 2.5% है। 2.5% में हमने अलग अलग क्लासिफिकेशन देखा था कि बर्फ में कितना है, ग्राउंड वाटर कितना है। तो बर्फ में जो फ्रेश वाटर है 2.5% में, वो आप ग्लेशियर पर है, वो हमारे काम का नहीं है। ग्राउंड वाटर जो है वो लगभग 30.1% के आसपास है। उसके अलावा 3% आप देखेंगे कि उसमें भी 3-3.5% आपको सरफेस वाटर देखने को मिलेगा। तो अलवणीय जल पर दबाव बढ़ा, क्योंकि उद्योगों के अंदर भी इसकी आवश्यकता थी, उद्योगों को भी चाहिए और इंसानों को भी चाहिए, इसकी जरूरत है। ऊर्जा की आवश्यकता भी किससे हो रही थी कि जल विद्युत से पूरी हो रही थी। और ये कैसी हो रही थी, बहुत हद तक। क्योंकि भारत में जो लाइट बनती है, जो बिजली तैयार होती है, वो कैसे बनती है, तो बिजली हमारे यहां पर अब कैसे बनने लगी है, तो वो कैसी हो गई है, बांध से पानी को गिराते हैं, टरबाइन घुमाते हैं, लाइट बना लेते हैं। और इसके अलावा भी कैसे बनती थी कि बिजली बनाने के लिए आप जल को क्या करते हैं, जल को गर्म करते हैं, भाप बनती है, फिर बिजली बना पाते हैं। तो जल विद्युत से ही बिजली की आवश्यकता पूरी हो पा रही थी। भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग आप जल विद्युत से ही प्राप्त करेंगे। जल विद्युत मतलब जो हाइड्रोलिक प्लांट होते हैं, जहां से आप डैम के ऊपर क्या करते हैं, पानी रोकते हैं, फिर वो गिराते हैं और टरबाइन घूमती है, तो उसका 22%। ओवरऑल तो बिजली कैसी बन रही है कि भाई थर्मल पावर प्लांट के अंदर भी बनती है और यहां पर डैम के अंदर भी बनाते हैं। शहरों की बढ़ती जनसंख्या और उनकी आवश्यकताओं में बढ़ोतरी हो गई। शहरों की जनसंख्या बढ़ी और जनसंख्या की आवश्यकताएं बढ़ी। कैसी आवश्यकताएं, जल की आवश्यकता और ऊर्जा की आवश्यकता। हर व्यक्ति को आराम चाहिए, जैसे घर में पानी आ जाता है, पंखा चल जाए, लाइट जल जाए, टीवी चल जाए, फ्रिज चल जाए, तो ऊर्जा चाहिए इसके लिए। तो ऊर्जा और जल की आवश्यकता होती थी। तो व्यक्ति के हिसाब से क्या हो गई, इनकी आवश्यकता में बढ़ोतरी होना स्टार्ट हो जाती है। शहरी कॉलोनियों के अंदर है ना, शहरी कॉलोनियों के अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप क्या कहलाते हैं, तो नलकूप कहा जाता है जब आप बोरिंग करते हैं ना, बोरिंग मतलब जहां पर नल लगा दिया, हैंडपंप लगा दिया या ट्यूबवेल लगा दिया, तो नलकूप स्थापित किए गए। ये कॉलोनियों के अंदर है, जल की आपूर्ति के लिए नलकूप लगाए। और इससे क्या हुआ कि अति शोषण होना स्टार्ट हो गया जल संसाधनों का, और इससे क्या हो रही है कि जल की कमी लगातार होते जा रही है। इसी के कारण से जल दुर्लभता बढ़ रही है। जल दुर्लभता के मात्रात्मक मतलब कि हम क्वांटिटेटिव पहलू की बात करते हैं। मात्रात्मक का मतलब हो गया ये कि भाई कैसी मात्रा हमारे पास है, अच्छी कितनी है और खराब कितनी है। क्या हम कहीं के भी पानी जहां पर हमको मिल जाए और हमें प्यास लगे और पानी भरा हो, तो हम कहीं के भी पानी को गिलास में भरकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं क्या? क्या मान लीजिए कि हम रास्ते में जा रहे हैं, हमें एकदम से प्यास लगाई और वहां पर एक गड्ढा भरा था, हमने गिलास भरा और पानी पी लिया, क्या ये प्यास बुझ सकती है क्या? या क्या ये प्यास बुझाने का उत्तम तरीका होगा? क्या इसके प्यास बुझाने से हमें और दूसरी बीमारियां नहीं होंगी? नहीं, ये सारी बातें गलत है। आपको प्यास बुझाने के लिए फ्रेश वाटर की आवश्यकता है, साफ पानी की आवश्यकता है, ताजे पानी की आवश्यकता है। आप कहीं से भी किसी भी पानी को नहीं पी सकते। ये आपकी प्यास बुझाने की जगह समस्याएं बढ़ा भी सकता है। तो जो पीने लायक पानी है वो सभी जगह उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसी कारण से हम दुर्लभता की बात करते हैं। तो हम उसी तरीके से मात्रात्मक पहलू के बारे में बात करेंगे। आवश्यकता के लिए काफी जल संसाधन है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। कैसे जल की दुर्लभता है कि उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है, क्वालिटी खराब हो जाती है, आप कहीं के भी पानी को पी नहीं सकते। जैसे क्या इतना गंदा गिलास आपको मिलेगा तो पानी घूट घूट करके पी जाएंगे? कभी नहीं, देखेंगे भी नहीं आप। तो अगर ये सारी चीजें खराब जल है, क्वालिटी खराब है, तो फिर वो हमारे काम का, ना तो हम कपड़ा धो सकते उससे, ना हम नहा सकते उससे, ना हम पी सकते, ना खाना बना सकते। तो ये गुणवत्ता ही क्या करती है, जल की दुर्लभता को निर्धारित करती है। गुणवत्ता, अच्छी गुणवत्ता का जल उपलब्ध रहेगा, दुर्लभता कम होगी। गुणवत्ता खराब होगी, पानी बहुत है, तो फिर जल की दुर्लभता बढ़ेगी। अच्छे पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ेगा। घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है। मानव उपयोग के लिए इस जल को खराब माना जाता है, जिसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है।
भारत सरकार द्वारा एक मिशन निकाला गया जिसको कहते हैं जल जीवन मिशन, JJM के नाम से इसको कहा गया है ना। क्या कहलाया? JJM कहलाया, जल जीवन मिशन के नाम से इसको निकाला गया। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने के लिए सर्वोत्तम प्राथमिकता दी है, ताकि ग्रामीण लोग क्या करें कि जो जल है वो जल का पान करें तो अच्छा जल उपयोग करें, साफ पानी उपयोग करें, उनको जल के महत्व या साफ जल के महत्व को समझाएं। तो इसके लिए क्या कर दिया गया है? इसके लिए ही जल जीवन मिशन को लॉन्च किया गया है, ताकि हर ग्रामीण के जीवन यापन का तरीका जो है वो सही हो सके। इस मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर की सेवा का स्तर है ना, 55 लीटर की सेवा के स्तर पर पीने योग्य पाइप के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। तो जल जीवन में क्या मिलेगा? हम देखेंगे भाई, अच्छा पानी 55 लीटर प्रति व्यक्ति पाइपलाइन के माध्यम से मिलेगा। समय की मांग है कि अगर हमने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन नहीं किया तो खतरे में पड़ जाएंगे, समस्याएं आ जाएंगी। कैसी समस्याएं होंगी? समस्याएं होंगी कि स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों में डाल देंगे। तो स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाने के लिए हमें जल का प्रबंधन और संरक्षण करना होगा। खाद्यान्न सुरक्षा पर भी हमें ध्यान देना होगा। अगर पानी साफ नहीं मिलेगा तो हमारी खेती भी अच्छी नहीं हो पाएगी, तो खाद्यान्न की समस्या भी आएगी। आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित भी करना होगा कि आजीविका और जो उत्पादक क्रियाएं हैं वो भी सुनिश्चित रहें। प्राकृतिक पारितंत्र को निम्नीकृत होने से भी बचाना होगा, क्योंकि जल के प्रदूषण से हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो भी निम्नीकृत होता है। जल संसाधनों के अतिशोषण कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो रहा है। पारिस्थितिकी में भी संकट पैदा होता है, संकट की समस्या पैदा होती है, जिससे हमारे जीवन पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। हम गंभीर संकट में जा सकते हैं। इसके लिए हमें इसका प्रबंधन और इसका संरक्षण करने की आवश्यकता है कि हम जल को सही तरीके से उपयोग करें। भारत की नदियां, विशेषकर छोटी सरिताएं, जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं। बड़ी नदियां गंगा और यमुना भी इनसे बची नहीं है, ये भी शुद्ध नहीं है, यहाँ पर भी बहुत अशुद्धि है। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से हम लोग ही वो हैं जो जल को अशुद्ध करने पर तुले हैं, चाहे वो उद्योगों के माध्यम से, चाहे वो शहर का अपशिष्ट भेजना हो, चाहे पॉलीथिन में कुछ कचरा आ गया हो, बोले भेज दो नाली के अंदर या भेज दो नदी के अंदर फेंक दो, नालियों के अंदर डाला, नालों के अंदर डाला, और नालों को हम कहाँ ले गए? नदियों के अंदर ले गए। तो कहीं ना कहीं हम लोग ही वो हैं जो नदियों को दूषित कर रहे हैं, नदी को प्रदूषित कर रहे हैं और अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं अनजाने में। इसकी कई सारी समस्याएं हैं कि बढ़ती जनसंख्या, इनका मैनेजमेंट करना, इनका जो अपशिष्ट आएगा, दैनिक अपशिष्ट हो गया, औद्योगिक अपशिष्ट हो गया, घरेलू अपशिष्ट हो गया, उसकी व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी तो नदियों में डाल दिया गया। कृषि का आधुनिकीकरण करना है ना, कृषि के आधुनिकीकरण तो किया हमने, खेती का उत्पादन बहुत करना है तो हमने खाद तो अपना लिए, केमिकल अपना लिए, लेकिन उसका हमने ध्यान नहीं रखा कि बरसात में जब पानी खेत से बहेगा तो वो भी नदियों में जाएगा। नगरीकरण भी एक खास समस्याओं में से एक थी जिनसे आप नदियों के जल को दूषित होता हुआ देखेंगे। औद्योगिकरण का भारत की नदियों पर अत्यधिक दुष्प्रभाव है, हर दिन गहराता जा रहा है। इससे संपूर्ण जीवन पर खतरा है, संपूर्ण जीवन को यहां पर नुकसान पहुंच सकता है। फिर हम जल संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें, ये सबसे सामने बात आती है कि भाई जल संरक्षण और प्रबंधन हम कैसे करें, ये हमारे सामने एक बात आएगी कैसे हम जल संरक्षण का प्रबंधन करें। अब इसमें हम इस टॉपिक के साथ, मतलब इस सवाल के साथ एक नया टॉपिक देख रहे हैं जिसमें हम देखेंगे बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं और समन्वित जल प्रबंधन की स्कीम को, जहां पर हम नदियों के ऊपर एक साथ कई सारे उद्देश्यों के साथ कई परियोजनाएं चलाते हैं और साथ ही साथ हम समन्वित जल संसाधन प्रबंधन के बारे में भी बात करने वाले हैं। जिसे आपने देखा होगा कि संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें, तो ये नदी है, नदी का पानी सारा बहकर समुद्र में जाएगा। ऐसा हम बांध बना देंगे और ये फाटक से पानी गिर रहा है, यहाँ पर टरबाइन रखकर लाइट जला लेंगे। ये बांध बना हुआ है, इससे हम नहरें निकाल लेंगे, लोगों को पीने के काम भी आएगी। बांध भरा है जिससे आसपास में जल स्तर, जो भूमि का जो पानी का जल स्तर है वो भी अच्छा रहेगा। तो जल का संरक्षण और प्रबंधन करने के लिए आवश्यक हो जाता है कि आपको बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलानी पड़ेंगी, उनको लाना पड़ेगा। जल संरक्षण के बारे में आप देखें तो क्या है,
पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबों के बांध बनाए हैं, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जल कृतियां बनाई हैं, जिनके माध्यम से हम जल का प्रबंधन कर पा रहे हैं, जल का संरक्षण कर पा रहे हैं, जल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा पा रहे हैं कि कैसे हम जल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाएंगे। यही परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है ना। कैसे ये परिपाटी जो है वो आधुनिक भारत में भी जारी रही है कि अधिकतर नदियों के बेसिनों में हमने बांध बनाए हैं। जैसे ये बांध आप देख पा रहे होंगे, तो आजकल हमने इनको बांध के रूप में तैयार किया है और बांध के रूप में तैयार करके इससे हम पानी को एक जगह से दूसरी जगह तो ले ही जा रहे हैं, साथ ही साथ लाइट भी बना रहे हैं, जल स्तर भी अच्छा कर रहे हैं, मछली पालन भी हो रहा है, कई सारे काम एक साथ हो जा रहे हैं। तो ये परिपाटी जो पहले चली आ रही थी, पहले मिट्टी से पत्थरों से हो रहे थे, आजकल थोड़ा सा आधुनिक तरीके से हो रहे हैं। तो ये परिपाटी आज भी अधिकतर नदियों के बेसिन में आपको देखने को मिलती है। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील, कृत्रिम का मतलब क्या है, जो बनाई गई है, प्राकृतिक तरीके से नहीं है। तो कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल की एक झील 11वीं शताब्दी में या 11वीं सदी में बनाई गई थी। तो ये झील क्या है, ये भोपाल की झील भोपाल के जल स्तर को अच्छा रखती है, साथ ही साथ पानी का संचयन हो जाता है, जरूरत पड़ने पर पानी यहां से ले भी सकते हैं। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास क्या है, एक विशिष्ट तालाब बनवाया था, जिससे वहां क्या हो सके, दिल्ली और महल के आसपास या महल की जरूरत के लिए पानी की सप्लाई अच्छे से हो सके। ये इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया। अब जो हम बांध की बात कर रहे हैं कि भाई ये बांध तैयार करते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अंतर्गत, वो बांध होते क्या हैं वास्तविकता में, क्या आप जानते हैं उस बांध के बारे में? हाँ, तो आप बताएंगे कि बांध क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि सर बांध तो बांध होता है। तो बांध को हम क्या कहेंगे, बांध एक प्रकार का अवरोध होता है। कैसा अवरोध होता है कि भाई पानी का जल बहता हुआ चला जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि नदी बह रही है और इसके ऊपर हमने क्या किया, ये बांध यहां पर तैयार कर दिया, पानी का जल रुकेगा। तो आप बोलेंगे सर ये दीवार बनाएंगे तो पानी तो यहां से निकल जाएगा धीरे से आगे। हम क्या करते हैं कि पानी ऐसे ना निकल पाए, इसके लिए चारों तरफ इसको ऐसा बंधा तैयार कर देते हैं। इससे क्या होता है, पानी का जल का भराव होता है, यहां पर हम कई फाटक लगा देते हैं जिनके माध्यम से हम पानी को नीचे गिराते हैं और इससे बिजली तैयार करते हैं, और इसका उपयोग हम जल से नहरें निकालकर जल की आपूर्ति करने में भी करते हैं। तो अब आपको देखना है कि बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायता करते हैं। तो बांध को आप देखेंगे तो परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में खेतों की सिंचाई के लिए जल को उपलब्ध करवाते थे, है ना। तो क्या है, जल को इकट्ठा करते थे और फिर बाद में जल को खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे, ये बांध हुआ करते थे। बांधों का उद्देश्य क्या होता है, क्या आप सोच सकते हैं, बता सकते हैं बांधों का उद्देश्य? तो हमने कई बार चर्चा की है कि बांधों का प्रमुख उद्देश्य पानी को रोककर अगले समय के लिए बचाना, ये बांधों का प्रमुख उद्देश्य है। मतलब कि हम क्या कर दें, जल आपूर्ति जो है वो बांधों का एक पहला उद्देश्य हुआ करता था। आजकल क्या उद्देश्य हो गया है, तो बांधों का जल आपूर्ति के साथ विद्युत का उत्पादन करना भी बांधों का एक उद्देश्य है। घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए जल आपूर्ति करना, विद्युत का उत्पादन करना, यह भी बांधों का एक उद्देश्य है। मनोरंजन के लिए वहां पर जाना, नाव चलाना, नौकायान करना, चले जाना, है ना, ये सेलिंग करना, ये सारा क्या है आपका मनोरंजन के काम में आ जाएगा। आंतरिक नौचालन, मतलब अगर कहीं बांध बनाया गया है, नदी में पानी का स्तर ठीक रहता है तो हम नाव चलाकर परिवहन भी कर सकते हैं। मछली पालन भी बांधों के अंतर्गत किया जाता है। बांध में जल भराव अच्छा हो जाएगा तो वहां पर मछलियां भी पाली जाती हैं। तो ये बांध के प्रमुख उद्देश्य हो जाते हैं, पहले भी थे, आजकल कुछ उद्देश्यों के साथ आजकल भी बांधों को यहां पर तैयार किया, यहां पर जाने लगा है। बांधों को इन्हीं सब विशेषताओं के कारण क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक साथ कई सारे उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं एक परियोजना के अंतर्गत, तो इस कारण से इनको क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। एकत्रित जल के अनेकों उपयोग इसमें समन्वित होते हैं। जब पानी हम इकट्ठा कर लेते हैं इस तरीके से कुछ डैम के पीछे, तो कई सारे उपयोग इसमें समन्वित होते हैं, कई सारे उपयोग जुड़े होते हैं, इंटीग्रेट होते हैं। कैसे? पानी निकल रहा है तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने बिजली तैयार कर ली। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर बिजली का सेटअप बना हुआ है, तो यहाँ पर क्या कर लिया हमने, इलेक्ट्रिसिटी या बिजली तैयार कर ली। दूसरी चीज के इस पर हम पानी भर जाएगा तो नौकायान भी कर पाएंगे, मनोरंजन के लिए भी, यातायात के लिए भी, तो दो काम ये हो गए। फिर पानी का जल स्तर बढ़ेगा तो हम जरूरत पड़ने पर जब सिंचाई का समय आएगा तो सिंचाई के लिए नहरें भी चालू कर पाएंगे, नहरों में पानी दे पाएंगे, तो तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज क्या हो गई कि पानी रहने से उस इलाके का जल स्तर भी ठीक होगा।
पांचवी चीज ये हो जाती है कि वहां पर मछली पालन भी कर पाएंगे। तो इन्हीं सब कारणों से जल के एकत्रित जल के कई सारे हम उपयोग कर लेते हैं। इन्हीं सब उद्देश्यों के कारण परियोजनाओं को क्या कहते हैं, इन नदी परियोजनाओं को या बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नागल बांध आप देख रहे हैं, तो ये जल विद्युत भी देता है, साथ ही साथ सिंचाई दोनों का काम करता है। और फिर सिंचाई के साथ जब पानी भर गया तो जल अपना जो भूमिगत जल है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसी प्रकार महानदी बेसिन में आप हीराकुंड परियोजना देख सकते हैं कि जल संरक्षण के साथ साथ बाढ़ नियंत्रण का भी काम करती है। तो ये इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक साथ कई सारे काम इससे लेते हैं। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने और बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है। आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण ये बनाती है। जैसे ये बांध की हमने एक दीवार बना दी है ना, देख पा रहे होंगे ये बांध की एक दीवार बना दी, तो ये बांध का पानी जो बहता आ रहा है उस पर क्या कर दिया, बहते हुए जल के लिए एक बाधा तैयार कर दी, एक दीवार है उसका बहाव रोक दिया। यहां पर क्या हो गया, ये इतना बड़ा आप पानी देख पा रहे हैं तो ये भर गया, तो क्या हो गया, ये या तो झील बन गई या तालाब बन गया, है ना, या तालाब बन गया, ठीक, झील या तालाब यहां पर तैयार हो जाता है। और दूसरी चीज क्या हो गई यहां पर कि भाई अब इससे हम कई सारे काम कर लेंगे। जैसे पानी गिरा तो ये वाला जो इलाका देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर बिजली के सेटअप लगे हैं, पानी गिरेगा तो बिजली तैयार होगी धीरे धीरे। ये देखो आप बिजली के पिलर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो बिजली बन रही है यहाँ पर। तो एक साथ कई सारे काम हम यहाँ कर पाते। बांध का अर्थ जलाशय से लिया जाता है, ना कि इसके ढांचे से, है ना। बांध का मतलब क्या है कि बांध बनाया है तो पानी भरेगा, ढांचे से मतलब नहीं है। अधिकतर बांधों में एक ढलवां हिस्सा होता है जिसके ऊपर से जल अंदर से जल क्या होता है, रुक रुक कर बहता रहता है। बांधों का वर्गीकरण उनकी संरचना और उद्देश्य या ऊंचाई के अनुसार किया जाता है, छोटा, बड़ा, मध्यम, इस तरीके से बांधों को बता सकते हैं। संरचना और उनमें प्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों को लकड़ी के बांध, तट बांध या पक्का बांध या इसके अलावा और दूसरे नाम भी हम दे सकते हैं। ऊंचाई के अनुसार बांधों को बड़े बांध, छोटे बांध, मध्यम बांध, इस प्रकार के नाम यहां पर दे सकते हैं। इस तरीके से इनको वर्गीकृत यहां पर कर सकते हैं। ये मैप आप देख पा रहे होंगे, तो इस मैप में भारत की बड़ी नदियों के ऊपर बनाई गई बड़े बड़े बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, जिनको आपको ध्यान से नक्शे पर देखना है अपनी किताब के अंदर और अपनी बुक के अंदर लिखना भी है कौन कौन से हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सलाल प्रोजेक्ट चेनाब नदी के ऊपर, भाखड़ा नागल ब्यास सतलुज ब्यास के ऊपर, फिर टेहरी गंगा के ऊपर, नरोरा गंगा के ऊपर, है ना। तो ऐसे ही आपको देखना है रेहंद, कोनार, तिलैया, पंचेत, मेथान, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा, है ना, कोयना, सरदार सरोवर। तो ये सारे बांध आपको ऐसे मैप में देखना है कौन सी नदी पर है, नदी भी लिखी हुई है साथ में, डायरेक्शन भी नदी की बनी हुई है कैसे बह रहे हैं, और इसको आपको अच्छे से याद करना है, अपने मैप में लिखना है, क्योंकि आपसे आपकी परीक्षा में मानचित्र आधारित प्रश्न के अंतर्गत ये पूछे जा सकते हैं। क्लियर। अब समन्वित जल प्रबंधन क्या है या उसका उपागम कैसे करेंगे हम, तो इस पे हम बात करने वाले हैं कि इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट की अप्रोच हमारी क्या होने वाली है, हम उस पर बात करेंगे। तो स्वतंत्रता के बाद ही यह व्यवस्था शुरू हो गई कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेश काल में जो बाधाएं आ रही थीं, उन बाधाओं को पार करते हुए विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या करेंगी, देश को विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाएंगी और ये वाहन के तरीके से कार्य करेंगी। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ये याद रखेंगे कि किसके द्वारा बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था, वो नेहरू जी के द्वारा कहा गया था। नेहरू जी का मानना था कि इन परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकीकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकसित हो सकती है, इंटीग्रेटेड तरीके से वो विकास कर सकती है, ऐसा नेहरू जी यहां पर मानने वाले थे या उनका विचार ये होता था। इसी कारण से वो मंदिर कह रहे थे, किसको, बांधों को उन्होंने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अब ये 4 लाइन आपकी किताब में लिखी हुई हैं, इनको देख लेते क्या कहती हैं। हमने अषाढ़ में फसलें बोई हैं, हम भद्रा में भादो लाएंगे, बाढ़ से दामोदर फैल गई है, नाव इसमें नहीं चलाएंगे, नाव इसमें नहीं चलेगी। ओ दामोदर अब हम आपके पैर पड़ते हैं, बाढ़ का कहर कुछ कम करो, भादो 1 साल बाद आएगा, अपनी सतह पर नाव चलने दो। मतलब पानी के प्रकोप, दामोदर नदी का जो प्रकोप हो जाता है, उस प्रकोप के बारे में ये कविता कुछ बात करती है या बताती है। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से परिरक्षण और विरोध का विषय बन गए हैं। कविता से अंदाजा लग गया होगा कि जल से भी नुकसान होता है और उस नुकसान की या जल जब नुकसान करने की स्थिति में आता है, बाढ़ आती है, तो इन सब चीजों को नियंत्रित करने के लिए हम बांध बनाते हैं।
और वो बांध अपने उद्देश्यों में उतने तरीके से सफल नहीं हो पाते, इस कारण से उन पर उंगली उठने लगी है। इस कारण से बांधों को लेकर सवाल जवाब होने लगे हैं। नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, प्राकृतिक तरीके से वो जैसे चल रही है वो अवरुद्ध होता है। इससे जलीय जीवन को नुकसान पहुंचता है। जलीय जीवन मतलब कि क्या, मतलब कि मछली, कछुआ, जल में रहने वाले जीव, जल में रहने वाले पेड़ पौधे, इनको भी नुकसान पहुंचता है, जिसके कारण तलछट बहाव, मतलब जब अब अवरुद्ध करेंगे तलछट बहाव रुक जाएगा, सेंडिमेंट का जो फ्लो है वो रुक जाएगा, और इससे क्या होगा कि तलछट जलाशय की तली पर जमा होता रहेगा, जिससे नदी का जो तल है वो चट्टानी हो जाएगा, और जो नदी के जल जीव हैं उनको खाना नहीं मिल पाएगा, खाना नहीं मिल पाएगा तो भोजन की कमी हो जाएगी, उनको नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बांध इस तरीके से पानी भरा हुआ, तो यहाँ क्या होगा कि जो सेंडिमेंट है ये धीरे धीरे जमना स्टार्ट हो जाएगा। जमना स्टार्ट हो जाएगा तो ये सेंडिमेंट किसी के भोजन का भी काम करता है, तो वो क्या हो जाएगा, खाना नहीं मिल पाएगा तो उनको परेशानी आना स्टार्ट हो जाएगी। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे विशेषकर अंडे देने की ऋतु में जो जलीय जीव होते हैं उनको बड़ी परेशानी होती है। हर व्यक्ति, चाहे दुनिया में कोई भी जीव है, वो अपने बच्चे को एक सुरक्षित जगह पर जन्म देना चाहता है, चाहे वो हम जानवरों की बात करें, चाहे हम इंसानों की बात करें, चाहे पक्षियों की बात करें, चाहे जलीय जानवरों की बात करें। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जलीय जानवर अपने जब अंडे देते हैं तो एक सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं। ये उस कछुए की फोटो लगाई गई है जिसने 200-300 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद एक सुरक्षित जगह ढूंढी, वहां पर अपने अंडों को जन्म दिया। ऐसे ही हम इन पेंगुइन के बारे में बात करने वाले, तो सब कोई सुरक्षित ढूंढता है। तो जब नदियों को टुकड़ों में बांध दिया जाएगा, जगह जगह पर बांध बना दिए जाएंगे, तो ये क्या होंगे, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से निकल नहीं पाएंगे। जब आसानी से निकल नहीं पाएंगे तो फिर इनके जो अंडा देने के लिए जगह चुनते थे उसमें परेशानी इनको आएगी। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहां मौजूद वनस्पति और मिट्टियां जल में डूब जाती हैं और कालांतर में नष्ट हो जाती हैं। बाढ़, जैसे मान लीजिए कि हमने कहीं बांध बनाया तो वहां मैदान था तो पानी भर जाएगा, तो उस पर जो वनस्पतियां हैं वो डूब जाएंगी और वो नष्ट हो जाएंगी। बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांध नए पर्यावरण आंदोलनों का कारण बने हैं। तो हमने इसके जस्ट पहले बात करी थी कि इन पर उंगली उठाई जाने लगी है, इनसे सवाल जवाब किया जाने लगा है। तो ये आंदोलनों का कारण कैसे बने हैं, तो इन परियोजनाओं के विरोध में एक आंदोलन चला जिसको कहते हैं नर्मदा बचाओ, एक को कहते हैं टेहरी बांध आंदोलन। तो ये आंदोलन क्यों चलाए गए थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन या टेहरी बांध आंदोलन क्यों चलाए जा रहे थे, ये परियोजनाओं का विरोध क्यों किया जा रहा था, तो विरोध का मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के विस्थापन से लेकर जुड़ा हुआ मुद्दा था कि उनका विस्थापन होता है, उनको उचित समाधान नहीं मिलता। इस कारण से क्या कर रहे थे हम, इस कारण से इनके खिलाफ या इन बांधों या इन परियोजनाओं के विरोध में आंदोलन चलाए जा रहे थे। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका, संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण, इन सब से क्या हो रहा था कि इन सब से उनको कष्ट होता था, उनको छोड़कर जाना है तो उनको समस्याएं यहां पर आने लगी। तो देश की बेहतरी के लिए उन्हें इन सब चीजों को कुर्बान करना पड़ रहा था। लेकिन जब फायदे की बात आएगी ना, आप समझते हैं ना कि भाई हम क्या कुर्बान कर रहे हैं, आपकी जमीन डूब गई है, आप अपने आप को उस किसान की जगह देखिए जिसकी जमीन डूब गई है, जिससे उसका लगाव है। जैसे आपकी कोई चहेती चीज कोई छुड़ा ले तो फिर कैसा लगता है। तो वो जमीन चली गई है, डूब गई है, घर भी चला गया है, जगह भी बदलनी पड़ रही है, इन सब देश की प्रगति के लिए उन्होंने इन सब चीजों को कुर्बान किया। लेकिन जब बात आई कि इस परियोजना से फायदा किसको होगा, तो फायदा सबसे कम उन लोगों को हुआ जिनने कुर्बानी सबसे ज्यादा दी थी। अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है, कुर्बानी देने वाला सबसे बड़ा समूह स्थानीय लोग था और उनको ही ये लाभ नहीं मिलेगा। लाभ किसको मिल रहा है, या तो जमींदारों को मिल रहा है, या बड़े किसानों को मिल रहा है, या उद्योगपतियों को मिल रहा है, या कुछ नगरीय केंद्रों को मिल रहा है। इनको लाभ मिल रहा है, जबकि इनने कुर्बानी उतनी नहीं दी जितनी जमीन या अपने घर के जो नेचुरल चीजें हैं, अपना जो रहन सहन था, सारी चीजें लगाओ और नियंत्रण सब कुछ छोड़कर हम दूसरी जगह जा रहे हैं। गांव के भूमिहीनों को ले लीजिए, क्या वो वास्तव में ऐसी परियोजनाओं का लाभ उठा सकते हैं, वो वास्तव में ऐसी परियोजनाओं का फायदा उठा सकते हैं, नहीं। इसीलिए तो इनके विरोध में लोगों के विस्थापन को लेकर कई सारे आंदोलन चलाए गए हैं। समझ में आई बात कि क्यों आंदोलन चलाए गए, क्योंकि लोगों का कुर्बानी ज्यादा है, उनको फायदा कम है। इस कारण से कई सारे लोगों ने इनके खिलाफ आंदोलन चलाए हैं। उनमें से एक प्रमुख आंदोलन क्या था, जिसको आप कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। यह एक गैर सरकारी संगठन है जो जनजातीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध में लामबंद करता है। क्या होता है, जब बांध बनाया जाएगा आखिरी में तो जल भराव क्षेत्र बड़ा बनेगा तो बड़ा
एरिया डूबेगा, ज्यादा लोग विस्थापित होंगे, ज्यादा लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। जब ज्यादा लोग कुर्बानियां देंगे लेकिन सभी को उतना फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए इस आंदोलन के द्वारा क्या किया जा रहा था, कहा जा रहा था नर्मदा बचाओ आंदोलन कहा गया, ताकि वो लोगों को लामबंद कर सके और इस तरीके से कुछ यहां पर विरोध करवा सके कि नर्मदा जल सत्याग्रह, नर्मदा बचाओ आंदोलन। मूल रूप से शुरू में यह आंदोलन जंगलों के बांधों के, है ना, जंगलों के बांध के पानी में डूब जाने या उन डूबने के बाद जो नष्ट हो जाने, इस प्रकार के पर्यावरणीय मुद्दों पर केंद्रित था। लेकिन बाद में वो हर प्रकार की बातें करने लगा। हाल में ही इस आंदोलन का लक्ष्य बांध से विस्थापित गरीब लोगों को सरकार से संपूर्ण पुनर्वास सुविधाएं उपलब्ध करवाना है, सुविधाएं दिलवाना है, मतलब उनका समुचित समाधान करवाना इस आंदोलन का उद्देश्य हो जाता है। लोगों ने सोचा कि उनकी यात्राएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, विस्थापन का सोच स्वीकार कर लिया या विश्वास करके कि सिंचाई के प्रसार से वो मालामाल हो जाएंगे। प्रायः रेहंद के उत्तरजीवियों ने हमें बताया कि उन्होंने अपने कष्टों को देश के लिए कुर्बानी के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन जब उन्हें पाया, जब उन्हें देखा कि फायदा उनको कम हो रहा है तो उनको बड़ा अचरज हुआ, बड़ा उनको दुख पहुंचा। परंतु अब 30 साल के कड़े अनुभव के बाद उनकी आजीविका और अधिक जोखिमपूर्ण हो गई है। वो पूछते जा रहे हैं कि हमें ही देश की कुर्बानी के लिए क्यों चुना गया है, या हमको ही देश की कुर्बानी के लिए क्यों चुना जाता है, कुछ और लोगों को चुन लें, कुछ और लोग काम कर लें। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित होता है। क्या है, जब पानी ज्यादा आ जाएगा तो वो ज्यादा सिंचाई वाली फसलें कर पाएगा, ज्यादा इरिगेशन वाली फसलें कर पाएगा, और वो कुछ ऐसी फसलें करेगा जो व्यवसायिक स्तर पर अच्छी होंगी, जिनसे मोटा पैसा प्राप्त होगा। क्या आप ऐसी कुछ फसलों के नाम बता सकते हैं? अपने दिमाग पर जोर देकर आप बताएंगे कि ऐसी कौन कौन सी फसलें हैं? तो आप जरूर ये गौर करिए और बताइए कि ऐसी कौन सी जो जिन पर सिंचाई ज्यादा लगती है और जो नकदी की फसलें हैं उनके नाम जरूर बताइए। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट में जरूर एक दो फसलों के नाम जरूर आप कमेंट में जाकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिकी परिणाम हो सकते हैं। किससे? ज्यादा सिंचाई करने से लवणीकरण जैसी समस्याएं आ सकती हैं। इसी दौरान इसने अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों में सामाजिक दूरी बढ़ा दी है। ये सामाजिक परिदृश्य कैसा हो गया है? अमीर अमीर हो गया है, गरीब गरीब हो गया, तो ये खाई क्या हो गई? अमीरी गरीबी की खाई बढ़ गई है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं, है ना। तो क्या हो गया कि भाई अलग अलग जो उपयोग है और लाभ चाहने वाले लोग हैं उनके बीच में ये क्या कर देता है? संघर्ष पैदा करेगा। मान लीजिए कि साबरमती के बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसानों ने हंगामा कर दिया। किसान सिंचाई के लिए जल चाह रहा है, शहर के लोग अपनी जरूरत के लिए जल चाह रहे हैं। तो जल एक है लेकिन उसके उद्देश्य अनेक हैं, जिसके लिए संघर्ष भी हो जाते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े भी आम होते जा रहे हैं। दोनों के बीच में अंतर्राज्यीय झगड़े भी चलते रहते हैं। नदी परियोजनाओं पर आपत्ति के पीछे क्या कारण है? आपत्ति क्यों आ रही है? क्योंकि ये अपने उद्देश्यों में विफल हो रही है जो उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। खासतौर से इसे बाढ़ नियंत्रण करने के लिए, आपदा नियंत्रण करने के लिए इनको बनाया गया है, लेकिन ये कर नहीं पा रही हैं। विडंबना है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते थे उनसे ही बाढ़ का कारण भी बन रहा है। कई बार फाटक मजबूरी में खोलने पड़ते हैं और निचले इलाके पर बाढ़ आ जाती है। उनके जलाशयों में तलछट जमा हो जाने से बाढ़ आने का कारण भी बन जाता है, बाढ़ आने का खतरा भी हो जाता है। अत्यधिक वर्षा होने की दिशा में बड़े बांध कई बार बाढ़ को नियंत्रित नहीं कर पाते, उसमें असफल होते हैं, है ना। तो इससे भी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। आपने पढ़ा होगा कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और विकट हो जाती है और समस्या हो जाती है। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, कई बड़े स्तर पर मृदा का अपरदन भी होता है। और मृदा अपरदन को क्या कहते हैं? मृदा की रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। तो अच्छी मृदा भी बहकर चली जाती है, जिससे क्या होगा कि भाई उत्पादन में भी नुकसान पहुंचेगा, उत्पादन को भी चोट लगेगी। बांध के जलाशय पर तलछट, जिसको आप सेंडिमेंट कहते हैं, जमा होने का अर्थ यह है
कि यह तलछट जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है, फर्टिलाइजर है, वो बाढ़ के मैदानों पर नहीं पहुंचता, जिससे क्या होगा कि हमारी उत्पादन प्रक्रिया प्रभावित होगी, भूमि का निम्नीकरण होगा। यह माना जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी होती है। अर्थक्वेक भी आएगा, जो झटके लगते हैं ना, झटके लगते हैं कि धरती हिल गई है, उसको अर्थक्वेक कहते हैं। अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां भी हो सकती हैं, प्रदूषण भी फैल रहा है। ये सारी बातें इसके द्वारा चल रही हैं। अब बात करेंगे, क्या आप जानते हैं कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। इसी सरदार सरोवर बांध में ये मूर्ति लगाई गई है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इस मूर्ति को हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। इसे एकता का प्रतीक माना गया है। ये वहां पर लगाई गई दुनिया की ऊंची मूर्तियों, सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। यह भारत की सबसे बड़ी जल संसाधन परियोजना है, जिसमें 4 राज्य शामिल है, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। राजस्थान सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के 9,490 गांवों तथा 173 कस्बों और राजस्थान के 124 गांवों के सूखाग्रस्त और मरुस्थलीय भागों की जल की आवश्यकता को पूरा करेगी। तो इस लिहाज से ये अच्छी है, लेकिन कई सारी जगह ये नुकसान भी कर रही होगी। दूसरी के बारे में, कृष्णा गोदावरी विवाद के बारे में क्या आपको पता है? विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर जल की दिशा परिवर्तित करने को लेकर होती है। ये जल जो है, जो आप देखेंगे महाराष्ट्र में है, वो जल क्या करता है कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनमें भी जाता है। तो यहाँ पर खेत में सिंचाई हो पाती है, पीने का पानी आ पाता है। लेकिन आपने डायरेक्शन बदल दी तो पानी की क्या होगी? उपलब्धता कम हो जाएगी। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकारों द्वारा आपत्ति जताई गई। इससे इन राज्यों में पड़ने वाले नदी के निचले हिस्सों में जल प्रवाह कम हो जा रहा था कि आप बांध बना लेंगे, और कृषि और उद्योग पर विपरीत असर पड़ रहा था, जिसके कारण से ये क्या हो जाता है, आपका कृष्णा गोदावरी जल विवाद का एक नया जन्म यहाँ पर हो जाता है। ये एक नया विवाद प्रकट हो जाता है 3 राज्यों में। कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे वर्षा जल संग्रहण के बारे में, मतलब कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे। रेन वाटर का मतलब क्या होगा कि जो वर्षा है ना, ये बादल बने हैं ना ऐसे, और इन बादलों से कुछ वर्षा होती है ऐसे कुछ इस तरीके से। इस पानी को सुरक्षित करना, संरक्षित करना, इसका संग्रहण कर लेना। कैसे कर लें? या तो बड़े बड़े तालाब के रूप में इसको कर लें, बड़े बड़े तालाब में ये संरक्षित हो जाए, या फिर हम ऐसी कोई व्यवस्था बनाएं कि ये पानी, जिससे ये पानी क्या होता है, जमीन पर पड़ता है, बहकर चला जाता है नदियों में, नदियों के द्वारा समुद्र में, हमारे काम का नहीं है। या तो ये ग्राउंड वाटर का जो स्तर है वो बढ़ाने के काम में आ जाए, या फिर ये किसी भी तरीके से हमें भविष्य में काम में आता रहे। ऐसे कुछ तरीकों को करना, ऐसे कुछ तरीकों को इजाद करना, उन तरीकों से पानी को बचाना, उसको ही हम क्या कहते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग या वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। बात समझ में आई ना कि क्या है? तो वर्षा जल संग्रहण क्या है? विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा जल को रोकना और एकत्र करने की जो विधि होती है उसको वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। इसका उपयोग भूजल भंडार को भरने के लिए भी किया जाता है। जो आपका भूमिगत जल है उसकी स्तर को बढ़ाने के लिए, उसके भंडार को भरने के लिए भी करते हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल, पश्चिमी हिमालय, ऐसी वाहिकाएं नदियों की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्र करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम है। वाहिकाएं मतलब क्या है? तो आप मानिए कि ये नदी जा रही है कुछ इस तरीके से, और इसमें से क्या है कि हमको पानी की जरूरत पड़ गई, तो हमने क्या किया कि एक छोटी सी ऐसे कुछ ऐसे मोड़ के अपने खेत की तरफ ले आए। ये क्या हो गई? इनको क्या कहते हैं? गुल या कुल कहा जाता है। जैसे यहां जा रही है तो हम इसको क्या कर ले गए? पतले रूप में ऐसे बहा कर ले गए कि भैया ये हमारे खेत में पानी ले आए, है ना। तो ये क्या है? छोटी छोटी सी वाहिकाओं के माध्यम से अपनी सिंचाई के लिए पानी ले जाना, उसको हम वाहिकाएं कहते हैं। उनका नाम गुल या कुल है, पश्चिमी हिमालय के अंतर्गत। राजस्थान के अंतर्गत छत वर्षा जल संग्रहण की विधि भी चलती है कि जिसमें हम छत की वर्षा के जल को संग्रहित कर पाते। कैसे? तो ये छत का वर्षा का पानी आ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो ये कैसे भी इकट्ठा होगा तो पाइप के माध्यम से यहाँ पर टैंक में भर दिया और ये नीचे चला जाएगा। साथ ही साथ जब ज्यादा होगा तो ये खेत में ऐसे निकाल देंगे। तो इस तरीके से जल संग्रहण करना, इसको क्या कहते हैं? छत वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। क्लियर बात? राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर। अब आप कहेंगे कि सर ये अर्ध शुष्क क्या कहलाता है? ऐसा डाउट आया कि नहीं?
अर्ध शुष्क मतलब जहां पर सूखा पड़ता है लेकिन बीच बीच में बारिश हो जाती है वो अर्ध शुष्क, और शुष्क जहां पर बहुत कम बारिश होती है उसको कहते हैं शुष्क। यहाँ के क्षेत्रों में खासतौर से बीकानेर, फलौदी, बाड़मेर में लगभग हर साल पीने के पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक, उस टैंक को क्या कहते हैं, टांका कहा जाता है, टांका हुआ करते, इस तरीके से टांके बनाए जाते हैं जिसमें क्या होगा कि पानी वर्षा का आ रहा है, इन सब माध्यमों से छनकर नीचे पहुंच रहा है, ऐसे यहां से छनकर नीचे पहुंच रहा है, ये रास्ता है पानी जाने का, ऐसे ऐसे जाएगा तो क्या होगा, कचरा रुक जाएगा, और इस तरीके से क्या होगा, भूमिगत जल का ये टांका जो है वो क्या होगा, यहाँ लिखा भी हुआ टांका, ये टांका भर जाएगा और बहुत लंबे समय तक साल भर पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ पर हो जाएगी। इसका आकार इतना बड़ा है कि एक बड़े कमरे जितना, फलौदी में एक घर में 6 मीटर गहरा, 4.2 मीटर लंबा और 244 मीटर चौड़ा टांका मिला था जिसमें साल भर के लिए पानी एकत्र कर सकते हैं पीने के लिए। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता है जहां इसे एकत्र कर लिया जाता है, जहां इसको इकट्ठा कर लिया जाता है। टांका यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण का तंत्र है। छत वर्षा जल संग्रहण का तंत्र का अभिन्न हिस्सा है जिसे मुख्य घर अथवा आंगन में बनाया जाता है। वे घरों की छतों से ढलवा पाइपों के माध्यम से पानी आता है, वो पानी कुछ इस तरीके से टके में चला जाता है। छत वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंचता है जहां इसे एकत्रित कर लिया जाता है। कैसे बनाते हैं चलिए बात करेंगे अपन, मैं आपको यहां बता देता हूं, इसमें देख लें कैसे होगा। इसमें हम देखेंगे भाई, देखेंगे आप वर्षा हो रही है, वर्षा हुई तो ये पानी क्या हुआ, छतों पर इकट्ठा हुआ, छतों पर इकट्ठा हुआ ये पानी, तो ये क्या हुआ, छतों का पानी पाइप के माध्यम से टक्के के अंदर स्टोर कर लिया। ये हर घर की स्थिति है कि वहां पर टांका बनाया गया, हर घर के अंदर टांका बनाया गया है, उस पर वहां पर क्या कर लिया गया, इस टांके को वहां पर इकट्ठा कर लिया गया है। अब हम बात करने वाले हैं वर्षा जल संग्रहण तंत्र के बारे में, जिसमें हम उस टांके के बारे में खास तौर से जानेंगे। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद मतलब अनप्रॉफिटेबल असर, मतलब यहां पर फायदा नहीं हुआ तो अनप्रॉफिटेबल असर और उन पर उठे विवादों के चलते सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो गए हैं। क्या कि भाई वर्षा का जल है उसको एकत्रित करो, इससे क्या हुआ, ग्राउंड वाटर भी बच जाएगा। आप पानी को, जिस राजस्थान में टांका के अंदर पानी रख लेते हैं, साल भर पीने की पानी व्यवस्था कर लेते हैं, वैसा भी कुछ आप करो। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण के ढांचे भी बनाए गए हैं या पाए जाते हैं। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में अच्छा ज्ञान था, गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिकी और परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाद में जल संग्रहण के तरीकों को विकसित कर लिया था, उनको और आगे इनने बढ़ा लिया था। पश्चिम बंगाल के अंदर लोग बाढ़ के मैदानों में, है ना, बाढ़ के मैदानों में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ वाहिकाएं बना लेते हैं, अपने खेतों में पानी ले जाते हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके, संरक्षित जल से खेती की जा सके। अलग अलग जगह पर, जहां आपने देखा होगा किसी के खेत पर अगर पानी नहीं है तो बड़ा सा गड्ढा खोदते, तालाब खोदते, तो उस पर पानी इकट्ठा कर लेते हैं, उस पानी से फिर 1-2 बार सिंचाई करके अपना काम चला लेते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में खदीना और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है। ये क्या है, ये गड्ढों के उदाहरण है। क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से गड्ढे बनाते चले गए, लगातार ऐसे गड्ढे बना दिए, इससे क्या होगा कि इनमें पानी भी भरा रहेगा, साथ में ग्राउंड वाटर में भी जाएगा और भविष्य के लिए पानी भी ऐसा कुछ सुरक्षित बना रहेगा। वर्षा का जल, वर्षा का पहला जल का उपयोग क्या करते हैं, छत और नलों को साफ करने में करते हैं जब पहली बार वर्षा होती है, और दूसरी वर्षा के साथ, है ना, दूसरी वर्षा के साथ जल संग्रहण करते हैं। मतलब कि पहली बार जो वर्षा होती है उसके जल का संग्रहण नहीं किया जाता, इसके बाद होने वाली वर्षा का जल संग्रहण करते हैं। पहली वर्षा के बाद दूसरी तीसरी वर्षा से वर्षा के जल का संग्रहण करते हैं। संग्रहण के तरीके ये हमने अभी देखा था कि हर घर में ऐसा टांका बना होगा, टांके में पानी जाएगा तो पाइप के माध्यम से टांके में जाएगा, और टांका जब ओवरफ्लो करेगा तो एक बड़ा पाइप डाला गया है जिससे जल भरण कूप के अंदर ये डाला जाएगा। तो हर व्यक्ति का पानी क्या होगा, उसके घर में पीने के पानी की व्यवस्था हो जाएगी, साथ ही साथ इस पुनर्भरण कूप में जाएगा ताकि पृथ्वी के अंदर भी पानी जा सके। ये व्यवस्था ऐसी होती है जिसको हम टांका कहते हैं, या जो पानी का रिचार्ज है, अर्थ का रिचार्ज करने की व्यवस्था है, कुछ इस तरीके से होगी तो और अच्छा होता है, जो राजस्थान वाले अपनाते हैं। टांका में वर्षा जल आगामी, है ना, अगली जो ऋतु आती है, अगली ऋतु या आगामी वर्षा ऋतु तक संग्रहित करके रखते हैं ताकि पीने के पानी का काम चलता रहे। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध कराने वाला जल स्रोत बन जाता है। बहुत बड़ा कमरा बन गया, पानी बहुत है तो ठंडक होगी, तो ऐसे वर्षा जल अथवा इसको क्या कहते हैं, पार्लर पानी जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारते हैं ना, वर्षा जल कहते हैं या पार्लर पानी कहते हैं।
प्राकृतिक जल का इसे शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाते हैं, क्योंकि वहां पर गर्मी ज्यादा होती है, पानी के कारण वहां पर ठंडक रहेगी, तो ग्राउंड में जो एक रूम बनाएंगे वहां पर ठंडा भी रहेगा, जिससे गर्मी की ऋतु में आसानी से अपना जीवन कट जाएगा, आसानी से दिन कट जाएंगे। छत वर्षा जल संग्रहण क्या कहलाता है? तो छत वर्षा जल संग्रहण मतलब क्या है? वही व्यवस्था है कि भाई छत पर जो वर्षा हुई इसको इकट्ठा कर लिया और पाइपों के माध्यम से इसको जगह जगह भेज दिया, वो छत वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। पीवीसी पाइप का इस्तेमाल करके छत का वर्षा जल एकत्रित किया जाता है। रेत और ईंट का प्रयोग करके बल का छनन मतलब फिल्टर करते हैं। भूमिगत पाइप के द्वारा जल हौज तक ले जाते हैं, जहां इसे तुरंत प्रयोग कर लेंगे। हौज से अतिरिक्त जल कुएं तक ले जाते हैं। कुएं का जल भूमिगत जल का पुनर्भरण करता है, बाद में इस जल का उपयोग किया जाता है। जैसा कि हमने अभी पिछले चित्र के अंदर देखा, तो ऐसे करके हम क्या करते हैं भाई, छत वर्षा का संग्रहण कर लेते हैं। यहां प्रयोग किए जा रहे वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए हम चित्र देख सकते हैं। कौन सा चित्र देख सकते हैं? ये वाला चित्र आप देख सकते हैं। तो इससे आपको बहुत मदद मिलेगी और इससे आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। इस गांव में, मतलब जो भी गांव में, तो हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है और 10 भराई के साथ यहाँ पर जो संग्रहण दक्षता है वो 80% की है। यहाँ हर घर लगभग 50,000 मीटर का जल संग्रह और उपयोग करता है। 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 10 लाख लीटर का जल एकत्रित किया जाता है। तो ये व्यवस्थाएं यहाँ पर देखने में आई हैं। अब हो क्या गया है कि जब जल की उपलब्धता सरकार ने हर घर में करवा दी है, चाहे राजस्थान जैसे सूखे क्षेत्रों में भी, तो लोग क्या हो गए, जो प्राकृतिक परंपरा के तरीके से जल का भरण करते थे, जल का संरक्षण करते थे, अब वो प्रक्रिया थोड़ी या वो चलन थोड़ी सा कम होने लगा है। ये भी एक दुख की बात है कि पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण धीरे धीरे क्या हो रहा है, छत संग्रहण की जो रीति है वो रीति क्या हो रही है, इंदिरा गांधी नहर के कारण 12मासी बिहार आ गया, इससे क्या हो रही है, धीरे धीरे मंद पड़ रही है। हालांकि कुछ घरों में टकों की सुविधा अभी भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद जमता नहीं है, उतना अच्छा लगता नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है, इस तरीके का उपयोग किया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव में गंडाधूर में ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। वहां पर क्या कर रहे हैं भाई, कर्नाटक के मैसूर के एक गांव में गंडाधूर में सब लोग जल वर्षा का संग्रहण करते हैं। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति भी प्राप्त कर ली है, उसे इस तरीके के नाम से जाना भी जाता है। एक रोचक तथ्य के बारे में बात करते हैं कि मेघालय की राजधानी शिलोंग, जहां पर आप जानते हैं कि मेघालय है, यहाँ की राजधानी शिलोंग के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी और दुनिया के सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले स्थान भी आप यहाँ पर देखेंगे, चेरापूंजी और मानसिमराम। उसके बाद भी यहाँ के शिलोंग से आसपास के इलाकों में, कई सारे शिलोंग के आसपास के शहरों में पीने के पानी की दिक्कत हो जाती है, जबकि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। रोचक तथ्य इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मानसिमराम जहां वर्षा सबसे अधिक होती है विश्व में, शिलोंग से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह शहर पीने के जल की कमी की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। तो इससे समझ में आता है कि संग्रहण करना पड़ेगा, नहीं तो समस्याएं फिर आपको झेलनी पड़ेंगी, उनके लिए तैयार रहें। शहर के लगभग हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की है, क्योंकि समस्या आएगी तो सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन कर लिया। और घरेलू जल आवश्यकता की कुल मांग के लिए लगभग 15 से 25% हिस्से की पूर्ति इसी छत वर्षा जल संग्रहण के माध्यम से करते हैं। यहां पर मेघालय में आपको बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भी देखने को मिलेगी। नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप, है ना, बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके, मतलब उनको एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि यहां पर प्रचलित है। लगभग 80 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइपों में आ जाता है, मतलब इतना आ जाता है, उसके माध्यम से हम सिंचाई करते हैं। उसे सैकड़ों मीटर दूरी पर बांस पाइप के माध्यम से ले जाएंगे। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 बूंद प्रति मिनट हो जाता है। मतलब 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधों पर छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, ड्रिप इरिगेशन हो जाता है। इस तरीके से ये सोच रहे हैं ना आप, ये पाइप के माध्यम से टपक टपक करे से इस तरीके से सिंचाई हो जाती है। पहाड़ी शिखरों पर सदानीरा झरनों की दिशा परिवर्तित करने के लिए बांसों के पाइपों का उपयोग किया जाता है। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण द्वारा जल पहाड़ के निचले स्थानों पर पहुंचाए जाते हैं। तो वहां पर प्राकृतिक पाइप का उपयोग कर रहे हैं, ना कि प्लास्टिक के पाइप का। ये एक बहुत अच्छी बात है। ये प्राकृतिक हजारों सालों से, मतलब कई सैकड़ों सालों से वहां पर चलन में है।
एक और रोचक तथ्य तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु को आप देखेंगे कि ये तमिलनाडु राज्य है और यहां पर पानी भरा हुआ है, इसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं। पानी के बड़े स्रोत के पास, उसके बाद भी यहां पर फ्रेश वाटर की कमी है। तो ये पूरे राज्य में क्या कर दिया, हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण के ढांचे बनाए गए हैं ताकि पानी जाता रहे नीचे, और इससे क्या हो, पानी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फ्रेश वाटर उपलब्ध रहे, ग्राउंड वाटर के रूप में या भूमिगत जल के रूप में। इस संदर्भ में उन्होंने क्या कर दिया कि कानून बना दिया, कानून बनाकर ये कर दिया कि भाई आपको आवश्यक कर दिया कि जल छत वर्षा का जो संग्रहण उसका ढांचा आवश्यक बनाना पड़ेगा। अगर आप नहीं बनाते हैं तो दोषी व्यक्तियों पर ये लोग कानूनी कार्यवाही भी करते हैं या हो सकती है। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हो जाता है। हमने सारी बातें कर ली कि जल की दुर्लभता कैसे करेंगे, उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, उसका संरक्षण कैसे करेंगे। फिर बहुउद्देशीय परियोजनाओं, नदी योजनाओं के बारे में हमने बात कर ली, इंटीग्रेटेड स्कीम्स के बारे में बात कर ली, और फिर छत वर्षा या वर्षा जल संग्रहण के बारे में बात करी। तो हमारा चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मैग्नेट ब्रेन्स ने आपकी सुविधा के लिए अपना एक वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट इसलिए बनाई है कि वहां पर आपको वीडियोस बहुत अच्छे से मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब पर कई बार आपको वीडियो सर्च करने में परेशानी होती है। तो आपकी परेशानी का हल हम लेकर आए हैं अपनी वेबसाइट के रूप में। वेबसाइट का उपयोग करने के लिए आप टाइप करेंगे सर्च बार में magnetbrains.com। जैसे ये टाइप करते हैं तो आप हमारे फ्रंट पेज पर पहुंच जाएंगे। यहां पर आप कोर्सेस देखेंगे कि एक्सप्लोर टॉप कोर्सेस होंगे जिनमें आप हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो आपने यहां पर हिंदी सेलेक्ट किया चूंकि आप हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं। फिर आपने क्लास सेलेक्ट की चूंकि आपकी कक्षा 10वीं है, 10वीं के ही विद्यार्थी हैं कि नहीं है, 10th है कि ना, तो 10th हमने सेलेक्ट किया और 10th सेलेक्ट करी तो सारे टीचर हमारे सामने, जो सब्जेक्ट हमको पढ़ना है हम पढ़ पाएंगे। मान लीजिए कि हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल पर यहां पर आपने वॉच नाउ पर क्लिक किया। क्या होगा वॉच नाउ पर क्लिक करने से, होगा ये कि सारे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट सामने होगी। जो चैप्टर देखना है उस पर क्लिक करें, उसका जो भी टॉपिक देखना है उस पर वॉच नाउ पर क्लिक करें, हम आसानी से वीडियो कुछ इस तरीके से देख पाएंगे। इसके बाद इस टॉपिक के बाद अगला वीडियो देखना है तुरंत बाद का, तो आप ये नेक्स्ट वीडियो के बटन का उपयोग करेंगे, इससे आप इसके जस्ट अगला वीडियो भी देख पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 7वीं से लेकर 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। तो ये वीडियो कैसे प्राप्त करेंगे, तो वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको हमारे चैनल यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करना है। ये हमारा और आपका चैनल है, तो आपको आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो वीडियो आते हैं उनको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करेंगे। शेयर करने के पीछे कारण यह है ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सकें। कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर आप ये भी बताएंगे कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। धन्यवाद।